हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो एक नज़र में बहुत ही साधारण लग सकती है। ये असल में कक्षा 6 के विज्ञान के पहले अध्याय के नोट्स हैं, जिसका शीर्षक है भोजन यह कहाँ से आता है। जी, और आज का हमारा मिशन सिर्फ इन बुनियादी बातों को दोहराना नहीं है। हाँ। हम इन नोट्स का पंक्ति दर पंक्ति विश्लेषण करेंगे। इस डीप डाइव में हम नोट्स के हर एक पन्ने को बिल्कुल उसी क्रम में पढ़ेंगे जैसा वो लिखा है, और फिर उसे बहुत ही सरल भाषा में समझेंगे ताकि हर एक विषय वस्तु पूरी तरह से स्पष्ट हो जाए। एकदम सही। हम पहले पीडीएफ में जो लिखा है उसे शब्दशः पढ़ेंगे और फिर उसे आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए पेज 1 से शुरुआत करते हैं। शुरू करते हैं। तो पेज 1 का शीर्षक कुछ इस तरह है, विज्ञान डैश कक्षा 6 अध्याय 1 भोजन यह कहाँ से आता है, प्रश्नवाचक चिन्ह, NCERT पाठ्य पुस्तक पर आधारित, मछली आदि हैं। हाँ, तो अगर हम इसे एक शिक्षक के नजरिए से समझें तो ये अध्याय हमें हमारे रोजमर्रा के खाने और उसकी उत्पत्ति के बारे में बताएगा। हम जो खाना खाते हैं वो अचानक से हमारी थाली में नहीं आ जाता, उसकी एक पूरी यात्रा होती है। ये पहला पन्ना बस एक परिचय है कि हम उस यात्रा को समझने वाले हैं। सही कहा। अब हम पेज 2 पर आते हैं, जिसका शीर्षक है भोजन की विविधता। मैं इसे पढ़ती हूँ। इसमें 2 बुलेट पॉइंट्स हैं। पहला, हम अलग अलग समय पर अलग अलग तरह का भोजन खाते हैं। दूसरा बुलेट पॉइंट है, भारत के विभिन्न राज्यों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता है। और इसके नीचे क्रियाकलाप 1 दिया गया है, जिसका प्रश्न है, अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए जो वे पूरे दिन में खाते हैं। विभिन्न राज्यों के रहने वाले दोस्तों से यह जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करें। अपनी नोटबुक में एक सारणी बनाइए। बिल्कुल। और यहाँ चित्र में दिखाया गया है भारत का नक्शा, जहाँ अलग अलग राज्यों के प्रसिद्ध पकवान दर्शाए गए हैं, जैसे दक्षिण में इडली, उत्तर में थाली और पूर्व में मोमोज। ठीक है, तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। तो जब हम विविधता शब्द का प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब है अलग अलग प्रकार। हम सुबह नाश्ते में कुछ और खाते हैं और रात के खाने में कुछ और। और अगर हम भारत के नक्शे को देखें तो ये विविधता और भी स्पष्ट हो जाती है। उत्तर भारत में जहाँ गेहूं ज्यादा उगता है वहाँ रोटी और पराठे खाए जाते हैं। दक्षिण भारत में चावल की पैदावार ज्यादा है तो वहाँ इडली और डोसा आम है। बिल्कुल। मतलब जलवायु और भूगोल तय करते हैं कि वहाँ के लोग क्या खाएंगे, और यही इस क्रियाकलाप का लक्ष्य है कि हम अपने आसपास मौजूद इस विविधता को पहचानें। एकदम सही कहा। अब पेज 3 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ हेडिंग है खाद्य संघटक। कोष्ठक में लिखा है इंग्रेडिएंट्स। इसकी परिभाषा लिखी है, भोजन बनाने के लिए हमें कई कच्ची सामग्रियों की आवश्यकता होती है जिन्हें संगठक कहते हैं। जी। और इसके नीचे उदाहरण दिए गए हैं। पहला समीकरण है कच्चा चावल प्लस पानी बराबर पके हुए चावल। दूसरा समीकरण है कच्ची सब्जी प्लस नमक प्लस मसाला प्लस तेल प्लस पानी बराबर सब्जी। बिल्कुल। और यहाँ चित्र में दिखाया गया है 1 कटोरी कच्चा चावल और पानी की एक बड़ी बूंद जो मिलकर पके हुए चावल बन रहे हैं। तो संगठक या सामग्री का बहुत ही सरल अर्थ है वो कच्चा सामान जो खाना बनाने के लिए चाहिए। जैसे अगर उबले हुए चावल बनाने हैं तो सिर्फ 2 संगठकों की जरूरत है, कच्चा चावल और पानी। लेकिन अगर कोई जटिल डिश बनानी है जैसे कि सब्जी, तो उसमें कई संगठक लगेंगे। कच्ची सब्जी, नमक, मसाले और तेल। ये बहुत ही आसान सी अवधारणा है कि कोई भी डिश अलग अलग संगठकों से मिलकर बनती है। जी, ये समझना बहुत आसान था। आप पेज 4 पर आते हैं। इसका शीर्षक है खाद्य सामग्री और उनके स्रोत। सब्जी डैश आलू कॉमा टमाटर, फल डैश सेब कॉमा आम। जी। अब दूसरी सूची जंतुओं से प्राप्त, दूध कॉमा अंडा कॉमा मांस कॉमा मछली कॉमा झींगा। बिल्कुल। और यहाँ चित्र में दिखाया गया है, एक तरफ हरे भरे खेत और फसलें और दूसरी तरफ अंडे देती हुई एक मुर्गी। तो इस पेज का मुख्य उद्देश्य ये स्पष्ट करना है कि हमारे भोजन के मुख्य रूप से 2 ही स्रोत हैं। पहला है पेड़ पौधे और दूसरा है जानवर या जंतु। जो अनाज, सब्जियां और फल हम खाते हैं वे सीधे खेतों से यानी पौधों से आते हैं, और जो दूध, अंडे या मांस हम खाते हैं वे जंतुओं से मिलते हैं। बस यही 2 मुख्य भंडार हैं जहां से हमारी रसोई का सारा सामान आता है। बहुत ही स्पष्ट है।
अब हम पेज 5 पर चलते हैं। जी। यहाँ एक टेबल दी गई है, खाद्य व्यंजन और उनके स्रोत। इसमें 3 व्यंजनों का मिलान किया गया है। पहला है इडली। इसके कच्चे संघटक हैं चावल, उड़द की दाल, नमक और पानी, और इन सब का स्रोत लिखा है पौधा। बिल्कुल। दूसरा है चिकन करी। संघटक है चिकन, मसाला, तेल या घी और पानी। स्रोत में चिकन के आगे जंतु लिखा है और तेल या घी के आगे पौधा और जंतु दोनों लिखे हैं। जी। तीसरा व्यंजन है खीर। संघटक है दूध, चावल और चीनी। दूध का स्रोत जंतु है और चावल व चीनी का स्रोत पौधा है। और इस पेज के नीचे एक बॉक्स में लिखा है गाय, बकरी तथा भैंस दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु हैं। तो इस टेबल को अगर हम सरल भाषा में समझें तो ये दिखाती है कि कैसे एक ही डिश में पौधे और जंतु दोनों स्रोतों की जरूरत पड़ सकती है। हाँ। इडली पूरी तरह से पौधों से मिलती है, लेकिन खीर बनाने के लिए हमें गाय या भैंस से दूध चाहिए जो जंतु स्रोत है, और खेत से चावल और गन्ने से चीनी चाहिए जो पौधे का स्रोत है। बिल्कुल। यह हमें बताता है कि हमारी कई डिशेस दोनों स्रोतों का मिला जुला रूप होती है। एकदम सही। अब पेज 6 की बात करते हैं। इसका शीर्षक है भोजन के रूप में पौधे के भाग। जी। इसमें एक वोकैबुलरी बॉक्स है जिसमें खाद्य की परिभाषा दी गई है। लिखा है खाद्य, कोष्टक में एडिबल। पौधे के वे भाग जिन्हें खाया जा सकता है उन्हें खाद्य भाग कहते हैं। नीचे कुछ उदाहरण दिए हैं। पत्तियां डैश पालक, फल डैश बैंगन, जड़ डैश गाजर। बिल्कुल। और यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक सरसों का पौधा जिसमें लेबल लगाकर उसके फूल, फल, तना, पत्ती, जड़ और कलिका को दर्शाया गया है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम हमेशा पौधे का सिर्फ फल ही नहीं खाते। अलग अलग पौधों के अलग अलग हिस्से खाए जाते हैं। जैसे जब हम पालक खाते हैं तो हम असल में उस पौधे की पत्तियां खा रहे होते हैं। गाजर या मूली उस पौधे की जड़ें होती हैं जो जमीन के नीचे होती है। बिल्कुल। और बैंगन एक फल है। ये जानना बहुत मजेदार है कि हम पौधे के हर हिस्से का भोजन के रूप में उपयोग कर सकते हैं, बस पौधा अलग होना चाहिए। जी। और ये बात पेज 7 पर और भी गहराई से बताई गई है। पेज 7 की हेडिंग है एक पौधे के एक से अधिक खाद्य भाग। इसमें लिखा है कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। उदाहरण के लिए सरसों। सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है और इसकी पत्तियों का उपयोग साग बनाने के लिए किया जाता है। बिल्कुल। एक और उदाहरण है सीताफल, कोष्टक में काशी फल। इसके फूलों को चावल की पिट्ठी में डुबोकर व तलकर पकौड़ी बनाई जाती है। जी। और इसी पेज पर एक लाल बॉक्स में सावधानी दी गई है। लिखा है अनजान पौधों को ये देखने के लिए कभी न चखें कि वे खाने योग्य हैं या नहीं, क्योंकि कुछ पौधे विषैले हो सकते हैं। और यहाँ चित्र में दिखाया गया है लाल बॉक्स के अंदर एक बच्ची सोच रही है और अनजान पौधों की तरफ देख रही है, जो अनजान पौधों से बचने का संकेत है। अब यहाँ बात बहुत ही रोचक हो जाती है। बिल्कुल। एक ही पौधे से हमें 2 अलग अलग तरह का भोजन मिल सकता है। सरसों इसका बेहतरीन उदाहरण है। सरसों के जो छोटे बीज होते हैं उनसे मशीन में पीसकर सरसों का तेल निकाला जाता है, जो जंतु उत्पादों से अलग वनस्पति तेल है। और उसी पौधे की हरी पत्तियों को काटकर हम सरसों का साग बनाते हैं। जी। लेकिन वो जो लाल बॉक्स वाली चेतावनी है वो बहुत जरूरी है। हम हर पौधे को नहीं खा सकते। कुछ पौधों में ऐसे रसायन होते हैं जो जहरीले होते हैं और इंसान को बीमार कर सकते हैं। इसलिए बिना जानकारी के किसी भी अनजान जंगली पौधे को नहीं खाना चाहिए। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चेतावनी है। अब पेज 8 पर आते हैं जो एक नई प्रक्रिया के बारे में है। हेडिंग है अंकुरण, कोष्ठक में स्प्राउटिंग, मूंग और चना। यहाँ 4 चरण लिखे हैं। चरण 1, मूंग अथवा चने के कुछ सूखे बीजों को एक बर्तन में पानी डालकर 1 दिन के लिए छोड़ दें। जी। चरण 2, अगले दिन पानी को पूरी तरह निकाल दें। चरण 3, बीजों को एक गीले कपड़े में लपेटकर एक ओर रख दें। चरण 4, बीजों में से एक छोटी सी सफेद संरचना बाहर निकल आती है। ये अंकुरित बीज है। और नीचे लिखा है साबुत मूंग और अंकुरित मूंग से हम एक स्वादिष्ट नाश्ता तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल। यहाँ चित्र में दिखाया गया है सूखे बीजों को पानी में डालना, उन्हें कपड़े में बांधना
उनमें से सफेद अंकुर का निकलना और अंत में एक स्वादिष्ट नाश्ते की कटोरी जिसमें नींबू और मसाले डले हुए हैं। अगर हम इस पूरी प्रक्रिया को एक कहानी की तरह समझें तो ये बहुत ही जादुई है। बीज जो सूखे और कड़क दिखते हैं वे असल में सो रहे होते हैं। जब हम उन्हें पानी में भिगोते हैं तो वे जाग जाते हैं। फिर जब हम उन्हें गीले कपड़े में रखते हैं तो उन्हें लगता है कि उन्हें मिट्टी मिल गई है और वे उगना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। वो जो छोटी सी सफेद पूंछ जैसी चीज बाहर आती है वो असल में एक नए पौधे की जड़ है। इसी को हम अंकुरण कहते हैं। और जब हम इन अंकुरित बीजों को खाते हैं तो ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही पौष्टिक होते हैं। एकदम सही। ये बहुत ही आसान और पौष्टिक प्रक्रिया है। अब पेज 9 पर एक अलग जीव के बारे में बात की गई है। हेडिंग है शहद कहाँ से आता है? प्रश्नवाचक चिन्ह। यहाँ 3 चरण दिए गए हैं। पहला, मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद कोष्ठक में मीठा रस एकत्रित करती हैं। जी। दूसरा, वे इसे अपने छत्ते में भंडारित करती हैं। तीसरा, यह मकरंद शहद में बदल जाता है। नीचे एक फैक्ट वाला बॉक्स है जिसमें लिखा है फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं। इसलिए मधुमक्खियां इस मकरंद का भंडारण कर लेती हैं ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। बिल्कुल। और यहाँ चित्र में दिखाया गया है मधुमक्खियां फूलों पर बैठी हैं, फिर एक बड़ा छत्ता है और अंत में शहद का एक सुंदर जार है। ये बहुत ही अद्भुत प्रक्रिया है। मधुमक्खियां फूलों का जो रस पीती हैं उसे मकरंद कहते हैं। वो बहुत पतला और मीठा होता है। मधुमक्खियां उसे अपने छत्ते में ले जाकर गाढ़ा कर देती हैं और वो शहद बन जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि वे ऐसा क्यों करती हैं? जी। इसका जवाब उस फैक्ट बॉक्स में है। सर्दियां आने पर या पतझड़ में फूल नहीं खिलते, तब मधुमक्खियों को खाना नहीं मिलेगा। इसलिए वे समझदार होती हैं और पहले से ही पूरे साल का खाना शहद के रूप में बचाकर रख लेती हैं, ताकि जब फूल ना हो तब भी वे भूखी न रहें। ये तो प्रकृति का एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है। अब पेज 10 पर आते हैं। यहाँ हेडिंग है जंतु क्या खाते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। इसमें 2 प्रश्न पूछे गए हैं। क्या आपके घर में कोई पालतू पशु है जिसकी आप देखभाल करते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, भैंस या बकरी? प्रश्नवाचक चिन्ह। दूसरा प्रश्न, क्या आपको जानकारी है कि अन्य जंतु क्या खाते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। जी। और इसके नीचे जंतुओं के भोजन के आधार पर 3 समूहों के नाम लिखे हैं, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। बिल्कुल। और यहाँ चित्र में दिखाया गया है गिलहरी जो अपने हाथों से कोई अखरोट या बीज खा रही है। तो इस पेज से हम भोजन के आधार पर जानवरों को बांटना शुरू कर रहे हैं। जिस तरह हम इंसान अलग अलग चीजें खाते हैं, वैसे ही जानवर भी अलग अलग चीजें खाते हैं। एक गाय घास खाती है लेकिन एक शेर घास नहीं खा सकता। जी। इसी आदत के आधार पर विज्ञान ने सभी जानवरों को 3 मुख्य समूहों में बांट दिया है। शाकाहारी जो पौधे खाते हैं, मांसाहारी जो मांस खाते हैं और सर्वाहारी जो दोनों खाते हैं। बिल्कुल। और अगले 3 पन्ने इन्हीं समूहों को विस्तार से समझाते हैं। तो मैं पेज 11 पढ़ती हूँ। हेडिंग है वर्ग 1 शाकाहारी जंतु। परिभाषा है जो जंतु केवल पौधे और पादप उत्पाद खाते हैं उन्हें शाकाहारी जंतु कहते हैं। जी। इसके उदाहरण दिए गए हैं गाय, हिरण, बकरी, खरगोश। और यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक गाय हरे मैदान में घास चर रही है। तो शाकाहारी जंतुओं का मतलब बहुत सीधा है। ऐसे जानवर जिनका भोजन पूरी तरह से पेड़ पौधों पर निर्भर है। चाहे वो घास हो, पत्तियां हो, फल हो या अनाज, ये जानवर कभी भी मांस नहीं खाते। गाय और हिरण इसके सबसे आम उदाहरण हैं, जो हमें अपने आसपास या जंगलों में देखने को मिलते हैं। सही। अब पेज 12 पर है वर्ग 2 मांसाहारी जंतु। जी। परिभाषा है जो जंतु दूसरे प्राणियों को खाते हैं उन्हें मांसाहारी जंतु कहते हैं। ये मांस खाते हैं। इसके उदाहरण है शेर, बाघ, छिपकली, चील। और यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक दहाड़ते हुए शेर का चेहरा। तो मांसाहारी जंतु बिल्कुल शाकाहारी के विपरीत होते हैं। इनके शरीर की बनावट और दांत ऐसे होते हैं कि ये पेड़ पौधे नहीं पचा सकते। इन्हें जिंदा रहने के लिए दूसरे जानवरों का शिकार करना पड़ता है या उनका मांस खाना पड़ता है। जी। जंगल में शेर और बाघ इसके उदाहरण हैं। और घरों में दीवारों पर कीड़े खाने वाली छिपकली भी मांसाहारी की ही श्रेणी में आती है। बिल्कुल। अब पेज 13 पर चलते हैं। हेडिंग है वर्ग 3 सर्वाहारी जंतु।
परिभाषा है, जिनका भोजन पौधे और जंतु दोनों ही होते हैं, उन्हें सर्वाहारी जंतु कहते हैं। जी। इसके उदाहरण है कौवा, कुत्ता, मनुष्य, भालू। और यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक पेड़ की डाल पर बैठा हुआ कौवा। वे रोटी या अनाज भी खा सकते हैं और मांस या अंडे भी खा सकते हैं। इंसान भी इसी श्रेणी में आते हैं, क्योंकि मनुष्य पौधे से मिलने वाला भोजन जैसे चावल दाल भी खाता है और जंतुओं से मिलने वाला भोजन जैसे अंडे या मांस भी खाता है। बिल्कुल। कुत्ता और कौवा भी इसीलिए इंसानी बस्तियों के पास आराम से रह लेते हैं, क्योंकि वे हर तरह का खाना खाकर पचा सकते हैं। ये बहुत स्पष्ट हो गया। अब हम पेज 14 पर आ गए हैं, जहाँ प्रमुख शब्द या कीवर्ड्स दिए गए हैं। मैं इन 6 शब्दों को उनके अर्थ के साथ पढ़ती हूँ। 1. संघटक, भोजन बनाने में प्रयोग होने वाली सामग्री। 2. खाद्य, पौधे का खाने योग्य भाग। जी। 3. मकरंद, फूलों का मीठा रस। 4. अंकुरित बीज, बीज से निकला हुआ छोटा सफेद भाग। बिल्कुल। 5. शाकाहारी, केवल पौधे खाने वाले। 6. मांसाहारी, केवल जंतु खाने वाले। तो ये पेज पूरे अध्याय का एक त्वरित रिवीजन है, एक क्विक रिकैप। हमने देखा कि संगठक वो सामान है जिससे खाना बनता है, खाद्य वो है हिस्सा है जिसे हम खा सकते हैं, मकरंद वो रस है जिससे शहद बनता है, और शाकाहारी व मांसाहारी जानवरों के प्रकार हैं। ये एक पन्ना पूरे अध्याय का निचोड़ है। बिल्कुल। और अब हम आखिरी पेज यानी पेज 15 पर है। इसका शीर्षक है पाठ का सारांश और अभ्यास। पहले सारांश के 3 बिंदु पढ़ती हूँ। जी। पहला, भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता है। जी। दूसरा, हमारे भोजन के मुख्य स्रोत पौधे तथा जंतु हैं। जी। तीसरा, जंतुओं को उनके भोजन के आधार पर शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी में बांटा गया है। बिल्कुल। और इसके नीचे अभ्यास में सही मिलान करे वाला भाग है। कॉलम ए और कॉलम बी दिए गए हैं। तो चलिए हम मिलकर इस मिलान वाले हिस्से को हल करते हैं और अध्याय को पूरा करते हैं। जी। तो कॉलम ए का पहला बिंदु है दूध, दही, पनीर और घी। इसे हम कॉलम बी में किसके साथ मिलाएंगे? ये बहुत आसान है। दूध और उससे बनी सभी चीजें हमें गाय या भैंस से मिलती हैं, तो इसका सही मिलान होगा जंतु उत्पाद हैं। एकदम सही। दूसरा बिंदु है पालक, फूलगोभी और गाजर। ये सभी सीधे खेतों में उगते हैं और पौधों का हिस्सा हैं, तो ये स्पष्ट रूप से सब्जियां हैं। बिल्कुल। तीसरा है शेर एवं बाघ। जैसा कि हमने वर्ग 2 में पढ़ा था, शेर और बाघ मांस खाते हैं, तो इसका मिलान होगा दूसरे जंतुओं को खाते हैं। जी। और आखिरी बिंदु है शाकाहारी। और जो बच गया वही इसका उत्तर है। शाकाहारी का अर्थ है जो पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं। बहुत खूब। हमने पीडीएफ के हर एक पेज और हर एक लाइन को कवर कर लिया है।